गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमरजीत कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चॉइस में। किसमें? टॉपर चॉइस में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टॉपर चॉइस। जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप लोग हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको शेयर करते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन रहने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा भूगोल को। किसको? भूगोल यानी ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की ज्योग्राफी, क्लास 10th बिहार बोर्ड की ज्योग्राफी का जो जितने भी चैप्टर्स हैं, हम मेरे को लगता है शायद 7 चैप्टर्स हैं। सातों चैप्टर्स को हम लोग बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा एक नजर देख लेते हैं ज्योग्राफी की ओर। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सा नॉलेज ले लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी है क्या, भूगोल है क्या, उसकी उसके जो फादर है, पिता है, किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको सौरभ सर के द्वारा आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड की गई होगी जो कि सोशल साइंस का सिलेबस होगा। उन्होंने बताया कि जैसे क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है। उन्होंने बता दिया कि सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में हमें टोटल 4 शाखा, 4 ब्रांचेस की जानकारी लेनी है। क्लास 10th में 4 ही होती है, ऐसे एक एक्स्ट्रा हम लोग आपदा प्रबंधन होता है जो कि ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। तो देखिए जो मुख्य मुख्य आपके शाखाएं हैं वो है, एक है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और दूसरा है भूगोल यानी ज्योग्राफी, तीसरा है राजनीतिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। क्लास 10th में इतने सब्जेक्ट की जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और जो इतिहास और भूगोल है इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक। और इसी में भूगोल में ही एक आपको क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे राज्य स्तर के द्वारा आपको राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आप सब उनसे परिचित होंगे। आपके हिंदी और संस्कृत के टीचर, आपके चहीते राजेश सर, उनके द्वारा राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा क्लास 10th का। और मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं भूगोल। क्या बच्चों? भूगोल और आपदा प्रबंधन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक नजर देख लेते हैं भूगोल की ओर कि आखिर भूगोल है क्या, ज्योग्राफी किसे कहते हैं। भूगोल, इसको इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। इसका नाम देखिए पहले, नाम क्या है इसका? भूगोल। भू मतलब धरती, भू मतलब, भू का मतलब क्या होता है? धरती। हमारी पृथ्वी गोल यानी गोलाकार है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भूगोल क्या है? विज्ञान ही है, एक तरह से विज्ञान ही है, इसको हम लोग साइंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक तथा बाहरी ऊपरी सतह के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर उसकी संरचना कैसे है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, उसके अंदर कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, पहाड़ों नदियों प्राकृतिक प्राकृतिक संपत्ति जैसे कि वन, पेड़ पौधे, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी तथा आंतरिक स्वरूप या संरचना, उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नदी, समुद्र, झील, वन इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ों के बारे में, महाद्वीप के बारे में, देश के बारे में, नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में, महासागरों के बारे में, चट्टानों के बारे में, झाड़ियों, पर्वतों, सारी चीज की जानकारी हम लोग, यानी कि पृथ्वी पर जितने चीज पाई जाती है, या फिर उसकी आंतरिक संरचना हो या फिर उसकी ऊपरी संरचना हो, जितने चीज पाए जाते हैं सबकी जानकारी आपको कहां मिलेगी? भूगोल में।
तो ये भूगोल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है मेरे भाई। क्या बन जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे है? इंटरेस्टिंग कैसे है? क्या आप लोग क्यूरियस नहीं रहते हैं जानकारी लेने के लिए कि भाई हमारे पहाड़ कहाँ से आ गए, कौन कौन से पहाड़ कैसे हैं, उनका गुण क्या है, उनके स्वरूप क्या है, ये नदियां कहाँ से आई हैं, ये समुद्र कहाँ से आया है, समुद्र का उत्पत्ति कैसे हुआ, हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितना समुद्र है, कितना महासागर है। अगर कुछ पढ़े लिखे होंगे आप लोग, अगर तेज तरार, तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए, इससे कुछ कुछ जानकारी लेने के लिए हर एक बच्चा इच्छुक रहता है। क्योंकि भाई हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी जानकारी तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? भूगोल नामक सब्जेक्ट में। किसमें? भूगोल नामक सब्जेक्ट में, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रख दिए हैं। उसका वर्गीकरण कर दिए हैं कहाँ? सामाजिक विज्ञान में। जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, अर्थशास्त्र है, बहुत सारा है। तो उसी का एक भाग है भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में हम लोग बेसिक यही सब जानकारी लेंगे। क्लास 10th में तो हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, चट्टानों, पहाड़ों, मिट्टी कैसी है, जैसे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे क्लास 10th में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, देखिए भूगोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? भूगोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट। इसकी जानकारी होना जरूरी है भाई आप लोगों को। जैसे भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, पहले ही मैंने बताया, भू और गोल। भू और गोल। भू का अर्थ क्या होता है भाई? भू का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का मतलब आकार क्या है? गोल है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, और जो भूगोल के पिता हैं, भूगोल के फादर, भाई भूगोल के फादर क्यों कहा गया? वे एक यूनानी कौन थे? इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको बहुत ही जानकारी थी भूगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में ज्यादा, बहुत सारी जानकारियां इन्होंने ही प्रोवाइड की। ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनानी थे, जिसको हम लोग ग्रीक भी बोलते हैं इंग्लिश में। वहां के ये निवासी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े। ठीक है, इन्होंने भूगोल के बारे में, यानी कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इनकी जानकारी को हम लोग आज पढ़ते हैं भूगोल नामक बुक में, सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? भूगोल के पिता। किसको? इरेटोस्थनीज को। किसको? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग होता है जियोग्राफी। भूगोल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? जियोग्राफी। जियोग्राफी भी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। किससे? जियो और ग्राफो, ये दोनों क्या है? एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, जिसमें जियो का अर्थ होता है द अर्थ। जियो का अर्थ यानी इसका मीनिंग होता है द अर्थ, यानी पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब होता है टू राइट। तो पृथ्वी के बारे में जितने भी लिखा गया है, जो भी बात लिखी गई है, वो कहाँ लिखी गई है? जियोग्राफी में लिखी गई है। कहाँ? जियोग्राफी में। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग ज्यादा देर ना करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं अपने चैप्टर पे। पहला जो चैप्टर है हमारा क्लास टेंथ, बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड, ठीक है, BSEB, बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो भूगोल का पहला चैप्टर है वो क्या है? संसाधन एवं विकास। क्या है? संसाधन एवं विकास। सौरभ सर के द्वारा ये सब जानकारी आपको पहले मिल चुकी होगी। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सोशल साइंस का सिलेबस का, तो एकदम पूरा जानकारी मिल गया होगा कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो पहला चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और अगर आप लोग भूगोल, इस क्लास 10th का भूगोल पढ़ लीजिएगा तो आप लोग 11th क्लास, जितने भी 11th इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं? 6 से लेकर 10th तक के ही सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो,
सब 6 से लेकर 6ठे क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का पूरा एकदम एनसीईआरटी का संग्रह ही पूछा जाता है। आप लोग लूसेंट पढ़ते होंगे, देखिए सॉरी, आप लोग लूसेंट पढ़ते होंगे या फिर बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे जिसमें इतिहास का भी सिलेबस होगा। कहां से आता है? इंटर लेवल का जितना भी आप लोग पढ़िएगा, जितना भी एग्जाम दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 से 10th क्लास तक के संग्रह में ही संग्रह से ही पूछा जाता है, आपके कंपटीशन में भी, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है उसमें यहीं से पूछा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि यानी क्लास 10th के एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो पूरा भूगोल ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, और हर एक चीज को आप लोग याद रखिएगा। मैं हर एक चीज को पॉइंट कर करके बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, संसाधन। अब विकास को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, इंग्लिश भी याद करते चलिएगा। देखिए, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट यही पढ़ना है, यही हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, संसाधन क्या है? क्यों पहला प्रश्न उठा भाई? क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं विकास। इसमें हम लोग पूरा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होता है, हमारे धरती पर कैसे कैसे संसाधन पाए जाते हैं, और उसका विकास कैसे हुआ। विकास मतलब संसाधन का ही विकास, कैसे विकास हुआ, कैसे उसको हम लोग और ज्यादा उपयोगी बनाएंगे, कैसे उसकी रक्षा करेंगे, रक्षा भी जरूरी है, इसी चैप्टर में पूरा हम लोग को पढ़ना है ये सब, ठीक। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो क्या उठता है? संसाधन क्या है? एग्जाम में पूछ देगा कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेस, एग्जाम में पूछता है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इस साल भी पूछेगा, 110% गारंटी देते हैं, 110% गारंटी देते हैं हम कि ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक, कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेस। तो देखिए, पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं संसाधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है। क्या करती है भाई? इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वे सारी चीजें, सारी वस्तुएं जो पृथ्वी पर हमारे पर्यावरण में, हमारे प्राकृतिक में पाई जाती है, वे सारी वस्तुएं संसाधन है। क्या है? सारी वस्तुएं संसाधन है जो मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये कलम भी क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि हमारी आवश्यकता को ये भी पूर्ति करता है, लिखने का काम करता है, लिखने का आवश्यकता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कलम का। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग पानी पीते हैं, हमें प्यास लगता है तो हम लोग पानी पीते हैं, तो ये भी आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है, पानी पीना बहुत जरूरी है, तो पानी हम लोग पिएंगे, वो हमारा आवश्यकता को पूरा किया, तो पानी भी क्या हो गया? संसाधन हो गया, ठीक है। ये बोर्ड आप लोग देख रहे हैं सामने, ये बोर्ड क्या है? ये भी एक प्रकार का संसाधन ही है, क्योंकि इससे हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। ये कैमरा क्या है? ये बुक क्या है? ये घर क्या है? जितने भी चीज है वो सारा का सारा संसाधन ही है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर एक ऐसा वस्तु नहीं है जो कि संसाधन नहीं हो सकता। पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक वस्तु, वो चाहे कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी एक प्रकार का संसाधन ही है, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सारे पदार्थ क्या है? संसाधन है, जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वे सारी चीजें क्या है? संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, अब भाई संसाधन तो हो गया, तो संसाधन नेक्स्ट जो सवाल उठेगा कि संसाधन आखिर कितने प्रकार के होते हैं? भाई होगा ही होगा, कितने प्रकार का? मान लीजिए मनुष्य एक संसाधन है, तो मनुष्य एक कैसा संसाधन है बताइए? ये कलम है, ये कैसा संसाधन है? हर एक चीज का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है।
लेकिन संसाधन मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। क्या होता है? पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। देखिए यहां पे, देखिए संसाधन के प्रकार क्या है? संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली आपके संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैनमेड रिसोर्सेस। क्या होता है भाई? मैनमेड रिसोर्सेस। इसको हम लोग आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका संसाधन का प्रकार, जो कि दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक संसाधन भाई किसको हम लोग बोलेंगे? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिला है, प्रकृति द्वारा मिला है, भगवान के द्वारा मिला है। भाई कौन कौन मिला है? बहुत सारे ऐसे, बहुत सारा। क्या धरती पर जितना भी संसाधन पाया जाता है वे सारे के सारे प्राकृतिक ने ही दिए हैं हम लोग को। मनुष्य को प्रकृति ने दिया है। किसने दिया है? प्रकृति, नेचर ने दिया है, जिसको हम लोग भगवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान, गॉड। देखिए, तो प्राकृतिक संसाधन आप लोग लिख लीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, समझाइए। तो समझा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बताइए पहले। नहीं समझा, अगर नहीं भी समझाइएगा तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है। तो वे सारी संसाधन या फिर वे वैसी संसाधने, वैसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल में क्या होगा बताइए? एग्जाम्पल में होगा नदियां। नदियां, जितनी भी नदियां हैं क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं वे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। नदियों को क्या मानव ने बनाया? नहीं। पहाड़ को क्या मानव ने बनाया? नहीं। किसने बनाया? प्रकृति ने। प्रकृति द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है। ठीक, और बताइए, और बताइए भाई, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, कमेंट करते जाइए आप लोग। नदियां, पहाड़, और देखिए जैसे कि धातु, 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 पेट्रोलियम, पेट्रोल। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें जो कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। मानव, मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन ही है। ठीक है, मनुष्य, पशु, ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? अब देखिए दूसरा है हमारा, दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित यानी मैनमेड, मैनमेड रिसोर्सेस। देखिए, तो मानव निर्मित जो भी संसाधन होगा वो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से ही बनेगा। मानव निर्मित जो भी संसाधन होगा वो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से ही बनता है, जिसको मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जैसे ये कलम, मान लीजिए कलम है, तो प्रकृति ने क्या हमें कलम बना कर दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था, इसे हम लोगों ने बनाया है। लेकिन जो इसमें प्लास्टिक लगा है, ऊपर फाइबर लगा है, और जो इंक है इसमें, ये सारा का सारा प्रकृति द्वारा दिया गया है। आपको दे दिया गया है इंस्ट्रूमेंट, उसका प्रयोग करके कैसे भी करके हम लोगों ने पेन बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? जैसे बोतल है, बोतल मान लीजिए, बोतल, बोतल, पानी पीने वाला बोतल। देखिए, पानी पीने वाला जो बोतल है, बोतल को देख के मूड मत बना लीजिएगा, वाइन बोतल नहीं है, पानी वाला बोतल है। ठीक है, तो बोतल, बोतल किस चीज से बनता है? या तो वो शीशा का होता है, या तो वो फाइबर का होता है, या तो वो प्लास्टिक का होता है, लकड़ी का भी बोतल होता है कि नहीं होता है? तो भाई हमको क्या मिला है प्राकृतिक के द्वारा? मान लीजिए लकड़ी मिला है। क्या मिला है? लकड़ी, पेड़ से क्या मिला है? लकड़ी मिला है। और क्या मिला है? प्लास्टिक मिला है, प्लास्टिक।
और क्या मिला है, फाइबर। ठीक, लेकिन ये सब मिला है हमको, बोतल मिला है क्या, बोतल नहीं मिला है, बोतल हम लोगों ने बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित, और इन सब चीजों को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताइए पहले आप लोग। तो हाँ सर बिल्कुल आ गया। मानव निर्मित आप लोग बता देंगे कौन कौन सा है, और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से बता देंगे। चलिए तो एक प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा होमवर्क के लिए, बताइएगा इनमें से मानव निर्मित कौन है और प्राकृतिक कौन है। जैसे पेड़, दूसरा कुर्सी, ठीक है, टेबल, टेबल, नदी, इतना ही आप लोग होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए। इसमें से बताइएगा कि कौन प्राकृतिक संसाधन है और कौन मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। ये तो हो गए आपके संसाधन के प्रकार, लेकिन संसाधन को वर्गीकरण भी कुछ अन्य प्रकार से भी किया गया है। उसका वर्गीकरण कुछ अन्य प्रकार से भी किया गया है, किसी के काम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जैसा जैसा उपयोग उसका होता है उस आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया गया है। किसका, संसाधन का। चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया आपका, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कैसे बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारे टाइप से हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण किए हैं, ठीक है। संसाधन तो समझ लिया आप लोगों ने। तो जो पहला वर्गीकरण किया गया, पहला वर्गीकरण किया गया किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किया गया। कि भाई जो भी संसाधन मिला है, हमको प्राप्त हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर भी मिला है, भगवान के द्वारा मिला है, उत्पन्न हुआ है, तो उत्पत्ति के आधार पर भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें आपको कितना मिला, दो। कितने वर्गीकरण किए गए उत्पत्ति के आधार पर, दो। एक किया गया जैव संसाधन, क्या किया गया, जैव संसाधन, और दूसरा किया गया अजैव संसाधन। दूसरा क्या किया गया, अजैव। दूसरा आपका अजैव, जैव और दूसरा अजैव, ठीक है। दो भाग में बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर, पहला जैव और दूसरा अजैव, ठीक है। तो भाई उत्पत्ति, उत्पत्ति जब भी होती है, किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति होती है, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो वो दो ही अवस्था में पाए जाते हैं, या तो जीवित अवस्था में या तो फिर मृत अवस्था में, यानी निर्जीव। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। उत्पत्ति के दो ही आधार हो सकते हैं, पहला जीव, दूसरा निर्जीव। यानी कि जो हमें जीवित अवस्था में मिले उसे हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, और जो मृत अवस्था में मिले उसे हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जैव संसाधन। क्या देखते हैं, जैव संसाधन। इसके पहले आप लोग को जितना भी पढ़ाया, क्या आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया। याद भी करते जाइए भाई, और नोट करते जाइएगा। अगर आप लोग नोट करते जाइए, देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो चल नहीं रहा है कि सारी बातों को सुनना जरूरी है। ये क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो रिकॉर्डेड में आप लोग नोट भी करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा समय का वीडियो बनाता नहीं हूँ, 25 से 30 मिनट, इतने में आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, 40 से 45 मिनट लगेगा नोट करने में और पूरा वीडियो देखने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपका जो पहला है वो क्या है, जैव संसाधन। क्या है, जैव संसाधन। देखिए इसका परिभाषा है, अगर पूछ दिया एग्जाम में कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, उसके उदाहरण दें, ठीक है। जैव संसाधन किसे कहते हैं, उसके उदाहरण दें। तो आप लोग कर लीजिएगा, प्रश्न तो यही उठेगा ना कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, उसके उदाहरण दें। आ सकता है एग्जाम में, तो क्या लिखिएगा आप लोग बताइए, क्या लिखिएगा।
इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इन संसाधनों की प्राप्ति कहां से होती है? जीव मंडल से। जीव मंडल कहने का मतलब जो भी जीवित अवस्था में पृथ्वी पर पाया जाता है उन सब के समूहों को जीव मंडल कहते हैं। सजीव के समूहों को जीव मंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, पृथ्वी में वन हो गए। वन, वन क्या है? वन एक प्रकार का जीव मंडल है, उसमें बहुत सारे जीव निवास करते हैं। भूमि क्या हो गई? भूमि भी जीव मंडल हो गई, इस पर भी बहुत सारे सजीव निवास करते हैं। तो इस इन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है। जीवन व्याप्त है कहने का मतलब वैसे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं। एक आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा आप लोग भाई। वैसे संसाधन वैसे संसाधन जो हमें जीवित अवस्था में जो हमें जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमें जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक ये भी हो गया आपका डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन पूछ देगा तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका डिफिनेशन टू, डिफिनेशन टू, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे संसाधन जो हमें जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, ये सब हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, देख लेते हैं हम लोग। क्या है पहला? मनुष्य। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, क्या है? मनुष्य। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु। मछली, मछली भी आ जाएगी आपकी जैव कैटेगरी में। मछली कैसे भाई संसाधन है? मछली भी संसाधन है, इसका उपयोग बहुत सारा है। जल को क्या करती है? साफ करती है। मछली क्या करती है? जल को साफ करती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता पूरा करने में भी करते हैं। इसको खाते हैं भाई, मछली को हम लोग। मछली खाते हैं कि नहीं? आप लोग खाते हैं? खाते होंगे, झूठ मत बोलिएगा। चलिए, तो इससे हमारा आवश्यकता पूरा हुआ। इसके तेल से हमारा आवश्यकता पूरा होता है। मछली का तेल पिएंगे तो हमारा आंख की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आवश्यक है। तो इससे हम लोग आवश्यकता की पूर्ति होती है हमारी, तो इसलिए मछली भी क्या हो गई आपकी? संसाधन हो गई। पशु, पशु भी संसाधन है। उनको चराते हैं, उनका गोबर से हम लोग गोईठा उपले बनाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में, आग जलाने में करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। इन सारी चीजों से आपका आवश्यकता पूरा होगा भाई, और जिस चीज से आवश्यकता पूरा होगा वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला जैव संसाधन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन क्या है आपका? अजैव संसाधन। देखिए, अजैव संसाधन तो उसका उल्टा होगा भाई। जैव का उल्टा क्या हो जाता है? अजैव, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का संग्रह हो। वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं का संग्रह हो, देखिए वे सारे संसाधन अजैव कहलाते हैं जो निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है भाई? निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। जैसे पहाड़, क्या? पहाड़, ये आपके मान लीजिए पहाड़ हो गए। क्या हो गया? पहाड़। टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ही होता है। क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट भाई, माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, देख लीजिए यहीं पे, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पहाड़ हो गया। चट्टान, बहुत सारे ऐसे चट्टान है। चट्टान, धातुएं, धातुएं भी मृत अवस्था में पाई जाती है भाई, वो जिंदा थोड़ी ना होती है, उसमें जीवन नहीं होता है। धातुएं, धातुएं जैसे कि मान लीजिए कुछ भी, धातुएं कुछ भी मान लीजिए। धातुओं में क्या हो जाएगा आपका? बताइए। लोहा हो जाएगा। लोहा धातु है कि नहीं है? लोहा धातु के कैटेगरी में है भाई। लोहा, सोना, चांदी, इस समय हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है कि नहीं होती है?
लोहा से हम लोग क्या बनाते हैं, खंजर, बर्तन, बहुत सारी चीज बनाते हैं। सोना से हम लोग गहना बनाते हैं। हमारा इच्छा है भाई पूर्ति होती है, तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया। गाड़ी भी हम लोग गाड़ी के अभी पार्ट बनाते हैं, मान लीजिए बाइक हो गया, कार हो गया, आपका बस हो गया, तो उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, धातुओं का ही तो प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, धातु भी एक प्रकार का संसाधन ही हो गया। कैसा संसाधन भाई, अजैव संसाधन। कैसा संसाधन, अजैव संसाधन। ये इसका डिफिनेशन, ये इसका एग्जाम्पल, और ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वर्गीकरण और कितने प्रकार से किया गया। तो हमारा जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है, दूसरा वर्गीकरण वो किया गया है समाप्यता और उपयोगिता के आधार पर, कि भाई समाप्त कौन होगा, कौन समाप्त नहीं होगा। समाप्यता का मतलब यही तो हुआ कि भाई कौन समाप्त हो सकता है, कौन समाप्त नहीं हो सकता है। कौन समाप्त हो सकता है और कौन समाप्त नहीं हो सकता है। और उपयोगिता मतलब किसका उपयोग कैसे होता है, किसका उपयोग कैसे होता है, किसका उपयोग वैसे होता है, कैसे होता है, वैसे होता है, कुछ भी। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर या फिर समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बच्चों, दो वर्गों में। कितने वर्गों में लाडलो, दो वर्गों में। देखिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई ये पॉइंट है, ये हमेशा पूछता है भाई। ये वीवीआई नहीं, मोस्ट वीवीआई है, MVVI। एग्जाम में ये हमेशा पूछता है नवीकरणीय संसाधन क्या है, इसके उदाहरण दे। एकदम हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, इस बार भी पूछने के 110% चांसेस है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नवीकरणीय संसाधन, समाप्यता के आधार पर भी वर्गीकरण कितना हुआ है, दो। कौन कौन, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा है अनवीकरणीय। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नवीकरणीय किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है, देखिए वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं हमारे धरती पर जिनको हम लोग फिर से फिजिकल, केमिकल या फिर यांत्रिक, यांत्रिक मतलब, यांत्रिक मतलब उसका इंग्लिश सॉरी भूल गया, छोड़िए। तो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिर से उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो वैसे वस्तुओं के समूह को हम लोग नवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं भाई। किसकी कैटेगरी में, नवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। तो लिख लेंगे आप लोग कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखवाए हैं यहाँ, नहीं लिखवाए हैं, यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए एक बात को, नोट करिएगा, नोट करिएगा भाई, नोट करिएगा कि जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है लगभग लगभग कभी खत्म नहीं होंगे, लगभग कभी खत्म नहीं होंगे। समाप्त लिख लीजिए इसको, खत्म मत लिखिए, समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये नोट का पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसको आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या इससे आप लोग नहीं बना सकते हैं कोई डिफिनेशन कि वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। या आप ये लिखिए या आप वो लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद होना जरूरी है, समझना जरूरी है। नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है
उसी को सौर ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि प्रकाश निकल रहा है, गर्मी निकल रहा है, हीट निकल रहा है, और वो जो सूर्य है मान लीजिए जल रहा है, क्या वो खत्म होगा कभी? 5 मिलियन वर्ष पहले से ही वो जलता आ रहा है भाई। हमारे इस ब्रह्मांड में 5 मिलियन वर्ष पहले से ही वो, लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले से जल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ और आगे भी जलता रहेगा। तो वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, क्या हो जाएगा? वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, या फिर वैसा संसाधन जिसे हम लोग फिर से उत्पन्न कर सके, वो क्या कहला जाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन मेरे लाडलो। देखिए, सौर ऊर्जा, दूसरा हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब वायु, वायु ये बह रही है जो, ये कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, और ये हमारे लिए उपयोगी भी है। इसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं भाई, नहीं रहेगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, वायु नहीं रहेगी तो। और देखिए सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे? इससे हम लोग विटामिन डी मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है? सॉरी, विटामिन डी मिलता है। पेड़ पौधों को उसका प्रकाश मिलता है, तो वो ऑक्सीजन भी मुक्त वही उसी प्रक्रिया द्वारा करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे आवश्यकता की चीज है। पवन क्या है? हमारे लिए आवश्यकता की चीज है। जल क्या है? जल भी कभी खत्म नहीं होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जल भी कभी खत्म नहीं होगा। पृथ्वी पर जल कितना है बताइए? जल पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी पर जल 3 भाग है, 4 में से 3 भाग पर जल ही है। ठीक है, और 1 भाग पर भूमि है। 1 भाग क्या है? भूमि, 3 भाग क्या है? जल। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका 71%, 72%, 71 पॉइंट कुछ होता है, 23 मान लीजिए, 71% लगभग आपका जल ही है पृथ्वी पर। ठीक है, और 22-23% क्या है? आपका भूमि है। ठीक है ना? और जल में से, जल तो इतना है ही, और जितना जल है हमारे धरती पर, उसमें से केवल 2 या 3% ही पीने लायक है। 2 से 3% पानी पीने लायक है। ठीक है, जल से रिलेटेड ये है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारे सरकार द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाया गया है, सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, इसको याद रखिएगा भाई। सेव वाटर सेव लाइफ। तो वो किस वाटर को सेव करने के लिए बोल रहा है? क्या समुद्र के पानी को सेव करने के लिए बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। सरकार बोल रहा है कि जो पीने लायक पानी है, जो कि पृथ्वी पर 2 या 3 ही % पाई जाती है, पीने लायक पानी भूगर्भीय है, जमीन के अंदर, जिसको हम लोग नल से, मोटर से, हैंड पंप से कैसे भी निकालकर पीते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और इसमें से भी, पीने लायक पानी से भी कुछ हिम के तरफ, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की अवस्था में पहाड़ों पर है, तो क्या उसको तो पीने जाते नहीं हम लोग को पीने के लिए सबसे ज्यादा धरती से खनन करके, हैंड पंप, मोटर द्वारा निकालकर उसी पानी को पीते हैं और बहुत बर्बाद करते हैं। ये तो इसमें दो राय नहीं है भाई, बर्बाद तो करते हैं हम लोग, हम नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की इस बात को हम बहुत बढ़िया से मानते हैं। ठीक है, इसको कभी भी हम पानी बर्बाद नहीं करते हैं। तो आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि पानी को बर्बाद मत कीजिए, जितना आवश्यकता है उतना ही उपयोग कीजिए, उसके अलावा कुछ मत करिएगा, पानी को छुइएगा भी मत, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, तो देखिए, सेव वाटर सेव लाइफ क्यों कहती है सरकार? क्योंकि पृथ्वी पर 2 से 3% पानी ही पीने लायक है। अगर इसको बर्बाद करके खत्म कर देंगे तो एक दिन पानी की महामारी आ जाएगी हमारे देश में। आएगी कि नहीं आएगी बच्चों बताइए? पानी की महामारी आ जाएगी। अभी तो आप लोग 20 रुपया देकर पीते हैं पानी, मान लीजिए 20 रुपया एक बोतल का लेता है, जाइएगा कहीं भी तो 20 रुपया बोतल के हिसाब से लेगा, और आपके घर में जो पानी पहुंचाएगा 20 रुपया का 20 लीटर मिलता है। मान लीजिए एक दिन चल जाता है, पानी भी बिकने लगा। क्यों बिकने लगा भाई? क्योंकि पानी की कमी हो रही है, हर एक जगह पानी नहीं उपलब्ध है। चले जाइए बक्सर जिला में, बिहार के, सुखाड़ है भाई, गर्मी के दिनों में उस वहां के हैंडपंप सूख जाते हैं, पानी नहीं देता है, बिल्कुल भी पानी नहीं देता है। पहले क्या था, पानी का बहुत ही ज्यादा मतलब कि उपलब्धता थी, हम लोग पीते थे बढ़िया से, लेकिन बर्बाद बहुत किए भाई, अंधाधुंध बर्बाद किए हैं, कि आज हम लोग इस कगार पर पहुंच गए हैं कि पानी भी खरीद के पी रहे हैं। तो क्या आगे चलकर हम लोग 20 रुपया पी रहे हैं? अभी आगे चलकर हम लोग 20,000 रुपए लीटर नहीं पी सकते हैं?
अगर ऐसा आप लोग का बिहेवियर रहा, मनुष्य का ऐसा बिहेवियर रहा, तो 20,000 रुपए लीटर पानी बिकेगी। समझ लीजिए कितना पानी महत्व है, पानी का कितना महत्व है आप लोग यहीं से देख लीजिए। इसीलिए सरकार बोल रही है कि पानी को बचाइए। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी पर 4 भाग में 3 भाग क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसमें से 2 से 3% ही पीने लायक पानी है। ठीक, और पूरे पृथ्वी पर 71% लगभग 71 से 75% आपका जल पाया जाता है, और 20 से 25% भाग पर क्या है? भूमि है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन हो गए। वन भी क्या हो गया आपका? नवीकरणीय संसाधन हो गया, क्योंकि हम लोग फिर से उसको उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, वन की। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भाई किसको कहते हैं? बोलिए आप लोग। तो नवीकरणीय संसाधन का ठीक उल्टा, नवीकरणीय संसाधन का ठीक उल्टा, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या जिसकी प्राप्ति लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल पर हो। भूवैज्ञानिक अंतराल लंबे, वो भी तो समझ लीजिए कि वो लगभग लाखों वर्ष बाद इसकी प्राप्ति होगी। तो अगर हम बर्बाद कर दिए आज ही, तो मेरा जो आने वाला है, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, ये सब क्या करेगा? ये सब कैसे उपयोग कर पाएगा उसको? मान लीजिए पेट्रोल क्या है? पेट्रोल बहुत निश्चित मात्रा में धरती के अंदर है, लिमिटेड मात्रा में, बहुत निश्चित सीमित मात्रा है उसका, सीमित है। अगर उसको हम लोग बर्बाद कर दें, खत्म, तो उसको तो बना भी नहीं सकते हैं। बनने में लगभग 150 बोल रहे हैं, लाखों वर्ष बीत जाएंगे, तब वो बन के निर्माण होगा। तो अगर आज हम लोग मान लीजिए खत्म कर दिए, तो आगे चलकर हमारा लड़का, हमारा नाती पोता क्या यूज करेगा? बर्बादी के कगार पर ही जाएगा भाई। तो इन चीजों का संरक्षण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपका संसाधन के वर्गीकरण से। उसके बाद आप आगे हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? संसाधन का संरक्षण आगे पढ़ना है। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। किस पर? टॉपिक पर। वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, या जिसकी प्राप्ति लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल पर होती है, मतलब कि बहुत लंबे समय बाद होगा, जैसे मान लीजिए लाखों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोयला का भी हम लोग उपयोग करते हैं, इससे हमारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन ये कोयला क्या है? लिमिटेड है। बहुत वर्ष पहले की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, या फिर पृथ्वी पर बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा होगा। उसके चलते धरती के अंदर पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु दब गए। वही लाखों वर्ष से अपघटित होते होते पृथ्वी के अंदर दबाव के कारण, गर्माहट के कारण, गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण अपघटित होते होते इतने लंबे समय के बाद ये कोयला का निर्माण हुआ है। समझ ली, लाखों वर्ष पहले की बात है ये सब। उस समय ये घटना घटी, उसके फलस्वरूप कोयला का निर्माण हुआ, हर एक जगह नहीं, कहीं कहीं। तो बताइए ये लिमिटेड है कि नहीं? ये अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट्रोलियम का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है। ठीक है, ये भी बहुत लाखों वर्षों बाद ये इसकी पुनः प्राप्ति होती है। तो ये सब चीजें, इसको बर्बाद मत कीजिए, इसको जितना हो सके बचाइए, इसका उपयोग कम करिए। ठीक है, चलिए। बाइक लेकर घूमिएगा ना भाई, तो पहले सोच लीजिएगा ये सब बात कि भाई बिना मतलब के घूम रहे हैं, बाइक में पेट्रोल भरवा रहे हैं, उसको बर्बाद ही कर रहे हैं। समझ लीजिए, बिना काम के मत घूमिए, बिना काम के कहीं मत जाइएगा। ठीक है, देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आ गए? अनवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में। समझ में आ गया? नोट में देखिए, इनका भंडार क्या है? सीमित होता है। मैंने बता दिया, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, इनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, अनवीकरणीय संसाधन तक। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग यहीं रहने देते हैं। आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।